इम्पोर्टेंट थ्योरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम गैप बोलते हैं। तो गैप होता क्या है कि जब हम कोई अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ये प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं, जब हम किसी पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं, यानी कि ईयर बाय ईयर एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहते हैं, पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं, तो क्या होता है, वो जनरली एक्सेप्टेड हो जाता है। यानी कि जो जनरली एक्सेप्टेड है, ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम ईयर बाय ईयर सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करते रहेंगे तो क्या होगा, हम एक ईयर के अकाउंट्स को दूसरे ईयर के अकाउंट से क्या होगा, कंपेयर कर सकते हैं। और जब हम कंपेयर करेंगे तो वो मोर एक्यूरेट होगा, ठीक है, वो रिलायबल होगा, ठीक है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, कुछ बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है, जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, सिंपली इसमें ये बोला गया है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर सेपरेटली ट्रीट करे जाएगा दोनों को। यानी कि बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है, बिजनेस की एसेट्स अलग है, बिजनेस के ओनर की एसेट्स अलग है। अगर बिजनेस का ओनर कोई इन फ्यूचर में या किसी भी रीज़न से कोई भी अमाउंट निकालता है, कैश निकालता है या कोई गुड्स निकालता है बिजनेस में से, तो उसको एज अ ड्राइंग ट्रीट करा जाएगा, एज अ लोन ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। तो वो बिजनेस की एसेट्स अलग होती है, बिजनेस मैन अलग होता है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है हम अकाउंट्स में ओनली वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी में मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए मॉनेटरी टर्म में, तभी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि देखो बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। एक बिजनेस में एम्प्लॉयज़ की स्किल्स मैटर करती है, लेकिन हम उसको ऐसे मेज़र नहीं कर सकते, वैल्यू नहीं दे सकते मॉनेटरी टर्म में कि ये इतना स्किल्ड पर्सन है, ये एम्प्लॉय इतना स्किल्ड पर्सन है, तो ये 1000 हो गया, ठीक है, इसको 1000 अमाउंट दे देंगे, ठीक है, ऐसे वैल्यू दे देंगे, ऐसे नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है बिजनेस में और एक मेजर रोल प्ले करती है, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते। फिर इसके बाद है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, ये कहता है assume the business will continue to operate indefinitely unless there is evidence to the contrary। यानी कि assets are valued based on their utility rather than liquidation value। liquidation value क्या होती है, जब हम बिजनेस को बंद कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लिक्विडेशन वैल्यू, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम ये मानते हैं कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मानता है कि बिजनेस अपना चलता रहेगा। बिजनेस ऐसा नहीं है कि हम आज मतलब 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा बिजनेस। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस चलता रहेगा और एक लॉन्ग टर्म चलता रहेगा बिजनेस, ठीक है। तो इसमें जो एसेट्स हम वैल्यू करते हैं वो यूटिलिटी पे करते हैं, ना कि लिक्विडेशन पे। लिक्विडेशन क्या होता है, जब बिजनेस बाइंड अप होता है, ख़त्म होता है, बिजनेस क्लोज होता है, उस टाइम पे लिक्विडेशन वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है। फिर इसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है, अब हमें फाइनेंशियली अकाउंट बनाने, फाइनेंशियल अकाउंट बनाने किसी भी कंपनी के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पीरियड होता है, हम उस पीरियड को चूज़ कर सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं, हम ईयरली बना सकते हैं, ठीक है, एनुअली बना सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम क्या बनाते हैं, एनुअली बनाते हैं। और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 31 मार्च होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक मतलब जब एंड हो जाता है, मार्च आ जाती है, 31 मार्च को हम क्या करते हैं, अपने बैलेंस शीट वगैरह सारी चीज़ें रेडी करते हैं, अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं पूरा। कोस्ट कंसेप्ट। कोस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस एंड नॉट एडजस्ट फॉर मार्केट वैल्यू चेंजेस, ठीक है। एसेट्स जो रिकॉर्ड करी जाएंगी उसके ओरिजिनल प्राइस पे करी जाएंगी, जिस प्राइस पे वो लेके आए, ना कि करंटली मार्केट वैल्यू पर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है, बिल्डिंग परचेज फॉर $1 million रिमेन्स एट द वैल्यू इन द बुक्स। ड्यू एक्सेप्ट कंसेप्ट क्या कहता है, इसका ये कंसेप्ट ही चलता है। हम जब अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं, जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं, तो यही जो कंसेप्ट है यही फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है मेरी बिजनेस में, तो उसके क्या होते हैं, 2
एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। यानी कि एक कुछ मुझे मिल रहा है, मैं कैश के बदले कुछ परचेज कर रहा हूँ, या फिर मैंने कैश के बदले फर्नीचर परचेज करा, तो उसमें क्या होगा, कैश तो चले गया लेकिन फर्नीचर आ रहा है, तो मेरा कैश जो एसेट है, एसेट्स ही होती है ना, कैश चले गया लेकिन क्या हो गया, मेरी दूसरी एसेट्स मेरी इंक्रीज हो गई, दूसरी एसेट्स की वैल्यू मेरी ऐड होगी, वो है फर्नीचर। ठीक है, तो इसमें कहते हैं एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू अफेक्ट्स अ डेबिट एंड अ क्रेडिट कीपिंग द काउंटिंग इक्वेशन। इसको काउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, मेरे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ये बैलेंस होता है। ठीक है, देखो सीधे एसेट्स मेरी थी कैश, ठीक है, कैश मेरी एसेट्स थी 10,000, मान लो मैं 10,000 रुपीज़ का मैंने फर्नीचर परचेज करा, तो एसेट्स मेरी क्या होगी, कैश 10,000 रुपीज़ चले गए। ठीक है, साथ ही मेरे 10,000 रुपीज़ जो फर्नीचर है वो डेबिट हो गया, यानी कि कैश मेरा क्रेडिट हुआ है और मेरा फर्नीचर डेबिट हुआ 10,000 का, तो एसेट्स क्या मेरी इक्वल ही रहेगी, एसेट्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, इसको बाद में समझेंगे हम कि ये कैसे बनता है, बहुत ईजी है ये भी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी बहुत ईजी है, तो ये कैसे बैलेंस करते हैं हम बाद में समझेंगे। ठीक है, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है, रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज अर्न नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड, यानी कि मेरा रिवेन्यू जो रिकॉग्नाइज करेंगे हम, वो कब करेंगे, जब वो अर्न हो जाएगी, ना कि जबकि हमको कैश रिसीव होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारा क्या होता है, हमने कुछ सेल करा तो क्या, मैंने कुछ सेल करा या परचेज करा, या मान लो मुझे कोई रिवेन्यू जनरेट होने वाली है लेकिन वो अभी रिलीज नहीं हुई है, तो उस समय क्या होगा, मैं जब ही रिकॉर्ड कर दूंगी इसको। ठीक है, ना कि जब मुझे कैश मिलेगा। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद द रेवेन्यू दे हैव जनरेटेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि उसी अकाउंटिंग पीरियड में हमने उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, सारे जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे उसी अकाउंटिंग पीरियड में हमको रिकॉर्ड करना है जिस अकाउंटिंग पीरियड में उससे रिलेटेड रेवेन्यू जनरेट हुआ है। फुल डिस्क्लोज कंसेप्ट क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स टू मेक इन्फॉर्मेड डिसीजन। इसमें क्या होता है कि हमको जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं उसके साथ साथ हम उसको क्या करेंगे, डिस्क्लोज भी करेंगे, फुल डिस्क्लोज देंगे उसका कि ये किससे रिलेटेड है, ताकि हम कुछ टाइम बाद अगर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ या कुछ आगे का प्रोसीजर कर रही हूँ मैं अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, तो मुझे पता हो, क्लियर हो कि ये किस से रिलेटेड एक्सपेंस है और मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड हो। फिर है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, इसमें क्या बोलते हैं, वंस एन अकाउंटिंग मेथड इज अडोप्टेड इट शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड अक्रॉस पीरियड, यानी कि इसमें क्या होता है कि मान लो मैंने अकाउंटिंग पीरियड चूज कर लिया, मैं एनुअली बना रही हूँ अपने फाइनेंशियल अकाउंट, तो उस टाइम पे अगर मैंने मान लो कोई मैंने डैप लगाने के लिए कोई मेथड चूज करा है, तो मैं ईयर बाय ईयर सेम मेथड ही यूज करूंगी। ठीक है, ईयर बाय ईयर सेम डेप्रिसिएशन मेथड ही यूज करूंगी। उससे क्या होगा कि मैं दोनों ईयर की फाइनेंशियल अकाउंट को कंपेयर कर सकती हूँ और वो मोर एक्यूरेट और रिलायबल आएगा मेरा रिजल्ट। उसके बाद है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, इसमें क्या बोलते हैं, व्हेन इन डाउट चूज द मेथड दैट डज नॉट ओवर स्टेट एसेट्स और इनकम, यानी कि अगर तुम्हें डाउट होता है रिवेन्यू में, अगर इनकम कोई जनरेट होने वाली है लेकिन आप डाउटफुल हो कि वो मेरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, डूब तो नहीं जाएगी, तो उस टाइम क्या करेंगे, आप उसको आप ऐसा मेथड चूज करोगे जिससे कि आपकी एसेट्स ज़्यादा ना दिखे, आपकी इनकम ज़्यादा ना दिखे। मान लो अगर अभी आपने रिकॉर्ड कर ली लेकिन कल को आपको नहीं मिलती है, आप डाउट में, कल को आपको नहीं मिलती है उसकी इनकम, तो क्या होगा, आपके इनकम ज़्यादा दिखने लग जाएगी बैलेंस शीट में, आपके एसेट्स ज़्यादा मतलब आपकी इनकम ज़्यादा दिखाई देगी, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। इसमें क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग पोटेंशियल लॉस इमीडिएटली बट रिकॉग्नाइज गेन ओनली व्हेन रियलाइज्ड, या देखो हमें जो लॉस होने वाला है वो रिकॉर्ड कर लेना है, लेकिन अगर हमको कोई रिवेन्यू मिलने वाला है लेकिन अभी तक नहीं मिला तो वो नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, मैटेरियलिटी कंसेप्ट, इसमें क्या बोलते हैं, ओनली सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन दैट कुड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग नीड टू बी डिस्क्लोज, एग्जाम्पल इग्नोरिंग माइनर एक्सपेंसेस लाइक स्टेशनरी फॉर डिटेल रिपोर्टिंग। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंट की कोई डिटेल
रिपोर्टिंग कर रहे हैं, डिटेल रिपोर्टिंग क्यों करी जाती है? मान लो अगर मेरी कोई मीटिंग बैठी हुई है, ठीक है, उनको डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, तो क्या होता है उसके लिए फाइनेंशियल मेरे अकाउंट्स एनालाइज करे जाते हैं कोई भी, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या रिपोर्ट बना रही हूँ, डिटेल रिपोर्ट बना रही हूँ, तो मेरे डिटेल रिपोर्ट में सिर्फ वही एक्सपेंसेस या वही मेजर थिंग्स मेरी रिकॉर्ड होनी चाहिए जिसका इफेक्ट डिसीजन मेकिंग पे हो। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, इसमें क्या होता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल एविडेंस फ्री फ्रॉम बायस, यानी कि अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन अकाउंट की रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन, इट शुड बी, उसका कोई एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, वो बायस नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने लिख दिया, कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मेरे अकाउंट में, वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक है। उसकी जो रिकॉर्ड कर रही है उसका प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए, रिसिप्ट होना चाहिए, कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। आई होप दैट ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी।